स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद यशवीर सर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें हम कई सारे टॉपिक इसके अंदर कवर कर चुके हैं और आज इसी को हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसमें बात करेंगे आज धन बहिर्गमन सिद्धांत की या धन निकासी सिद्धांत की, जैसे कहें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की। ये टॉपिक जैसे हमारा कवर होगा, इसमें आपके 2 या 3 वीडियो और आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। जस्ट 1857 की क्रांति होने के तुरंत पश्चात हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल वायसराय की। तो आने वाली जो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो जस्ट इस टॉपिक को खत्म करने के बाद 1857 की क्रांति पढ़ लेंगे और तुरंत उसके बाद हम शुरुआत करेंगे इसकी भारतीय और बंगाल के गवर्नर जनरल तथा वायसराय की। लेकिन आज फिलहाल हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हमारा जो अगला स्टेप टॉपिक है, क्रमशः सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है धन निकासी का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो बात करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की या धन निकासी सिद्धांत की। ठीक है, धन निकासी का सिद्धांत इसे बोलते हैं हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। इस सिद्धांत को शुरुआत करने से पहले मैं ये समझा दूं कि आपको हम टॉपिक पढ़ेंगे कैसे, कैसे हम टॉपिक को जानेंगे, समझ कैसे विकसित करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें इस पर समझने के लिए इस टॉपिक को हम समानतः 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला, धन निष्कासन है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे धन निकासी है क्या, धन निष्कासन क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। दूसरा, कैसे, अर्थात भारत से धन निष्कासन कैसे होता था। और तीसरा, इसके प्रभाव क्या हुए। ठीक है, तो इन 3 चरणों में हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे धन निकासी सिद्धांत है क्या। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी, धन निकासी क्या है, इससे संबंध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी के विषय में जानेंगे। दादा भाई नौरोजी ने इसके विषय में क्या कहा है। आर.सी. दत्त को जानेंगे, महादेव गोविंद रानडे के विचार को जानेंगे और साथ में गोपाल कृष्ण गोखले का क्या योगदान रहा वो भी समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ धन निकासी सिद्धांत का किस किसने विरोध किया, उन चीज़ों को भी जानेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे हम कैसे, अर्थात धन निकासी सिद्धांत क्या था, मतलब कैसे ये होता था, कैसे भारत का रुपये विदेश जाता था, वो कौन कौन से तरीके थे, उन तरीकों को समझेंगे। और फिर इस सिद्धांत का अथवा अंग्रेज द्वारा अपनाई गई इस नीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। लास्ट में हमारा आ जाएगा प्रभाव। देखो, प्रीलिम्स के हिसाब से अगर देखा जाए, आप जो भी पीसीएस दे रहे हैं, आरओ एआरओ या आप नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जो भी ए टू जेड एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी में यहाँ से आपके प्रीलिम्स में सर्वाधिक प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। क्या मतलब, धन निकासी सिद्धांत क्या है, दादा भाई नौरोजी का क्या रोल रहा था, वो सब। लेकिन जब हम बात करते हैं पीसीएस मेंस की या आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तो आपसे यहाँ इन विशेष रूप से इस वाले सेक्शन से कैसे, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। और मेंस में जब बात करेंगे तो दोनों ही सेक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये पीटी प्लस मेंस के दोनों के हिसाब से हम चीज़ें लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं लैंग्वेज में आपको समझाऊं, एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप में मैं आपको देना चाहूँगा। उसके बाद हम पूरी विस्तार से बात करेंगे कि इसकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के मतलब समझाने की कोशिश पूरी जारी रहेगी। तो सबसे पहले एक लैंग्वेज में समझ लें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है क्या। ठीक है, तो मैं एक सिंपल एकदम साधारण शब्दों में ये कह दूं कि ऐसे भुगतान, भुगतान से मतलब पेमेंट, ऐसे भुगतान जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल, प्रतिफल समझते हैं आप, प्रतिफल मतलब जिसके बदले में कुछ ना मिले, प्रतिफल तथा उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे भुगतान जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल व उत्तरदायित्व, है ना, के प्रदान किए गए। ठीक है, तो एक लैंग्वेज में डेफिनेशन के रूप में बात करी जाए
तो धन निकासी क्या है? धन निकासी ये है कि ऐसे भुगतान जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल, बिना किसी उत्तरदायित्व के किसको दिए गए? ब्रिटेन को दिए गए, वो क्या कहलाता है? आपका धन निकासी कहलाता है या धन बहिर्गमन कहलाता है। लेकिन ये हो गई एक लैंग्वेज में बात, आप इसको नोट कर लेंगे यहाँ तक। धन निकासी जो आपने बताया ना क्या है, उसमें ये पहला हो गया। अब मैं इसको बड़े ही एक मतलब अच्छी तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ कि धन निकासी वास्तव में है क्या, आप उसको विशेष रूप से समझना, ठीक है? तो हम बेहतर चीज़ें कर पाएंगे। देखो, जैसे वर्तमान की अगर दो पक्ष लेके चल रहा हूँ मैं आपका, एक प्रेजेंट टाइम है और एक आपका जो अंग्रेजों के समय की बात थी हुई है। मान लीजिए ये आपका वर्तमान में कौन है? भारत सरकार है। ये कौन है? भारत सरकार। और यहाँ पर कौन है? आपका जनता या पब्लिक, जो भी कहना चाहो आप, ठीक है? यहाँ पर जनता से मेरा मतलब केवल आम जनता से नहीं है, जो बिजनेसमैन, उद्योगपति वगैरह हैं, उन सभी के मैं इसमें लेकर के बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो भारत सरकार क्या करती है? जनता पर विभिन्न प्रकार के टैक्सेस क्या करती है? लगाती है। बहुत सारे कर लगा रही है, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, या आपका कोई सेस वगैरह हो, बहुत सारे कर भारत सरकार लगाती है। और मतलब और भी विभिन्न प्रकार से भारत सरकार बहुत सारे कलेक्शन क्या करती है? जनता से करती है, ठीक है? ये कलेक्शन भारत सरकार ने इसको कुछ कर आरोपित किए, उसके बदले में आपको ये सारा का पैसा एकत्रित हुआ, कहाँ गया? भारत सरकार के पास गया। भारत सरकार के पास ये पैसा, मान लीजिए 100 रुपये, हमने माना 100 रुपये हैं, ठीक है? ये पूरे एनुअल वार्षिक तौर पर भारत सरकार ने 100 रुपये क्या करे? जनता से विभिन्न टैक्स के रूप में या अन्य किसी रूप में क्या करे? प्राप्त करे। और भारत सरकार ने 100 रुपये क्या करेगी? भारत सरकार के 100 रुपये, मान लो 20 रुपये क्या हो गए? उसके अपने बहुत सारे खर्चे हैं सरकार के, वो उसमें क्या हो गए? खर्च हुए। लेकिन 80 रुपये जो बचे भारत सरकार ने जनता के ऊपर ही क्या कर दिए? वो खर्च कर दिए। कहने का मतलब ये कि भारत सरकार ने शिक्षा को लेकर के खर्च करे, ठीक है? उनके स्वास्थ्य को लेकर के खर्च करे, या सरकार ने बहुत सारी सड़कें बनवाई, या और भी बहुत सारे कार्य किए, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर भारत सरकार जनता से पैसे ले रही है, रुपए ले रही है, तो बदले में उसको कुछ ना कुछ क्या कर रही है? आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। तो इससे एक सर्किल सा बनता है हमारा इस प्रकार से, और ये रूटीन क्या होता है? बेहतर होता है। तो जनता से अगर कुछ लिया जा रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ उसको दिया जा रहा है, ठीक है? वर्तमान की स्थिति ये है। अब बात करें इसको दूसरे पक्ष से समझें कि ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी की बात करें, उस समय क्या बात थी कि अंग्रेज क्या करते थे? तो देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, ये मान लो ब्रिटिश कंपनी, ये कौन है? ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है? और यहाँ पर ये कौन है? जनता है, पब्लिक है, ठीक है? ब्रिटिश कंपनी का मतलब हो गया ब्रिटिश कालीन भारतीय गवर्नमेंट, जो भारत पे क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। तो ठीक है, ये लोग शासन कर रहे थे भारत पर, तो यह जनता है। जनता से जब शासन कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के क्या कर रहे हैं? उससे टैक्स लगा रहे हैं। जैसे किस किस से पैसा वसूला जा रहा था? जैसे मान लो किसान से बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था किसान का, किसान से वसूला जा रहा है। उद्योगपति वगैरह हैं उनसे, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनसे, और आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात तथा निर्यात से लगने वाले कर जो भी थे, इन विभिन्न माध्यमों से जनता से ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही है? पैसे का कलेक्शन कर रही है, ठीक है? हमने माना कि एनुअल तौर पर 100 रुपीज़ क्या हुए? सरकार ने क्या करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय जनता से कलेक्शन करा। इस 100 रुपये में से, है ना, एनुअल माना है, ऐसा नहीं है अरबों में ये रुपए करोड़ अरबों में जाते थे, फिलहाल हमने केवल 100 रुपये माना है, ठीक है? अच्छा, ब्रिटिश कंपनी कहाँ की है? आपकी इंग्लैंड की। ब्रिटिश कंपनी कहाँ की है? आपका इंग्लैंड की ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है? मेरी बात समझना, यहाँ पर इंग्लैंड हो गया। अब भारत सरकार, जो अंग्रेजकालीन भारत सरकार थी, इसने भारतीय जनता से 100 रुपये के लगभग कलेक्शन करा, और ये कलेक्शन करने के पश्चात इसने इसमें से 100 रुपये में से एक हिस्सा क्या करा? भारतीय जनता के लिए ही क्या कर दिया? खर्च कर दिया। मान लीजिए जैसे आपका एक रेशियो लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, किसी राइटर ने स्पेशली नहीं बोला, एक मैं समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि मान लो 40% जो है आपका यहाँ पर इस 100 रुपये का खर्च कहाँ पर हुआ? भारतीय जनता पर, और 60 रुपये वो कहाँ चला गया? आपका इंग्लैंड, ठीक है? अब देखो, भारतीय जनता से 100 रुपये का कलेक्शन किया गया, उसमें से लगभग एक अनुमान, ये मेरे को अपना मतलब समझाने के लिए लिया है, किसी किताब में किसी राइटर ने ऐसा कोई डाटा नहीं दिया कि 40 रुपये 60 रुपये का, ऐसा कोई डाटा नहीं है, केवल समझाने के लिए है, कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है? इस बात को विशेष रूप से याद रखना।
तो मान लो कि इन 100 रुपए में से 40 रुपए भारतीय जनता पर ही किसी न किसी रूप में अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वास्तव में खर्च कर दिए, लेकिन ये जो 60 रुपए हैं ये है तो किसके, भारतीय जनता के, लेकिन ये 60 रुपए ब्रिटिश कंपनी के पास गया, ब्रिटिश कंपनी ने ये कहाँ भेज दिए, इंग्लैंड में भेज दिए। ठीक है, अब इंग्लैंड में ये किस रूप में गए, ये 60 रुपए किस तरीके से गए, वही है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सेकंड वाला पार्ट। आखिरकार कैसे कैसे भारत से रुपए इंग्लैंड के लिए गए, तो इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आप फिलहाल ये मान के चलो कि 60 रुपए क्या हो गए, भारत से कहां पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए। ठीक है, अब इंग्लैंड में ये जब 60 रुपए पहुंचे तो इंग्लैंड में क्या होगा, विकास होगा, सीधी सी बात है। भारत से रुपए एकत्रित किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और वो पैसा एकत्रित करके कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्या होगा, विकास होगा। इंग्लैंड में पूंजी का क्या होगा, एकत्रीकरण होगा, मतलब वहां पर कलेक्शन होगा पूंजी का, कैपिटल का। तो इंग्लैंड का क्या होगा, विकास हो जाएगा अच्छी मात्रा में, क्योंकि इंग्लैंड के पास फ्री का पैसा आ रहा है, उसको अपने उद्योगों में लगाएगा वो, तो यहाँ पर विकास होगा। तो इस पैसे से और पैसा क्या होगा, जनरेट होगा, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये 60 रुपए पहुंचे, अब आगे समझना है, इंग्लैंड में ये पैसा लगा, यहाँ पर काफी विकास हुआ, यहाँ पूंजीपतियों का विकास हुआ, खूब अच्छा उनका धंधा बढ़िया चल रहा है। अब क्या होगा, ब्रिटिश कंपनी कहेगी कि हमारे लिए खर्चे के लिए पैसा उधार चाहिए। अब बाद में क्या होगा, यही 60 रुपए है ना वापस आएगा। ठीक है, ये जो 60 रुपए था ये वापस आएगा, किस रूप में आएगा, ऋण के और प्लस निवेश के रूप में। ठीक है, ये 60 रुपए गया, कोई दिक्कत नहीं, चला गया था। ठीक है, लेकिन ये सरासर गलत था, गया तो गया, लेकिन अब आप समझना, यही 60 रुपए जो भारतीयों के 60 रुपए थे, भारतीयों पर ही खर्च होने थे, लेकिन वही 60 रुपए भारत में किस रूप में आ रहे हैं, अब ऋण के रूप में, और किसके रूप में आ रहे हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहे हैं। और जब ये ऋण के रूप में आ रहा है तो भारत क्या कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी अपने ही पैसे पर उन 60 रुपए को उल्टा किसको ब्याज दे रही है, इंग्लैंड को ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, निवेश के रूप में आ रहा है, तो निवेश में गारंटी दी जा रही है कि आप रेलवे में निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5% लाभांश की गारंटी दी जाएगी। तो जो भारतीय पैसा था वही ऋण के और निवेश के रूप में भारत वापस आया। इसी को दादा भाई नौरोजी ने कहा था ऋण कुचक्र। क्या कहा था, ऋण कुचक्र कहा था, इसको नाम दिया ऋण कुचक्र। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो बातें समझाई। धन निकासी क्या है, धन निकासी ये हो गया, भारतीय जनता से ब्रिटिश गवर्नमेंट विभिन्न रूप में पैसा वसूल रही है। ठीक है, उसका एक हिस्सा जनता पर ही खर्च हो गया, भारत में ही रहा, और एक हिस्सा कहाँ चला गया, इंग्लैंड। ये जो 60 रुपए गए है ना यहाँ से यहाँ तक, यही हो गया आपका धन निकासी। और जब ये पैसा दूसरे रूप में लौटकर भारत आया तो वो कहलाएगा आपका ऋण कुचक्र, है ना। दादा भाई नौरोजी ने इसको स्पेशल वर्ड दिया है, ऋण कुचक्र। भारतीय रुपए का इंग्लैंड जाना और वापस उस रुपए का ऋण के और निवेश के रूप में भारत में पुनः आ जाना, वो कहलाता है ऋण कुचक्र। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं धन निकासी आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैंने यही कहा था कि भारत द्वारा ब्रिटेन को ऐसा भुगतान, है ना, भारत द्वारा ब्रिटेन को ऐसा भुगतान जो बिना किसी प्रतिफल, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के इंग्लैंड को प्रदान किया जा रहा है, और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा है, वही कहलाता था आपका धन निकासी। बात समझ में यहाँ तक आ गई। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े, धन निकासी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि धन निकासी से संबंधित 3-4 व्यक्ति हैं, उनका इसमें क्या रोल रहा है, उन्होंने का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं छोटी सी हेडिंग टाइप में कि धन निकासी या धन बहिर्गमन कहें इसे, बहिर्गमन से संबंधित व्यक्ति। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो रहा है आपके दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट जस्टिस महादेव, है ना, गोविंद, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। और एक और है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इन लोगों का थोड़ा सा योगदान रहा है, लेकिन विशेष रूप से हम समझेंगे किसको, दादा भाई नौरोजी को, कि दादा भाई नौरोजी का
धन निकासी के सिद्धांत को सबसे पहले जो हाईलाइट किया था, सबसे पहले जो लेकर के आए थे वो दादाभाई नौरोजी ही लेकर के आए थे। तो इनका सबसे बड़ा योगदान है, तो समझेंगे इससे रिलेटेड हम दादाभाई नौरोजी को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैं आपको दादाभाई नौरोजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दादाभाई नौरोजी का धन निकासी सिद्धांत से या धन बहिर्गमन से क्या संबंध रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दादाभाई नौरोजी। ठीक है, तो देखो दादाभाई नौरोजी के विषय में आपको बताने से पहले दो चार चीजें मैं बेसिक कहानी लेकर चलता हूं। तो बात थी 2 मई 1867 की। बात कब की थी? 2 मई 1867, 2 मई 1867 की बात थी। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक चल रही थी। क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हो रही थी। कहां पर? लंदन में। ठीक है, तो 2 मई 1867 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक कहां चल रही थी? लंदन में। इसी बैठक के दौरान दादाभाई नौरोजी ने पहली बार अपना एक उन्होंने लेख जारी करा था। लेख का मतलब एक आर्टिकल जारी करा था, जिस आर्टिकल का जो शीर्षक था, जिसका टाइटल था, उसका नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि 2 मई 1867 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक कहाँ हो रही थी? कॉन्फ्रेंस चली थी लंदन में। वहीं पर उन्होंने अपना एक लेख जारी करा, एक आर्टिकल पब्लिश किया, और उस आर्टिकल का, उस लेख का जो शीर्षक था, जो टाइटल था, उसका नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, इसी में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी के द्वारा धन निकासी सिद्धांत पर चर्चा की गई या उस पर विचार किया गया। तो सर्वप्रथम धन निकासी अथवा बहिर्गमन पर चर्चा। तो दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले जो बात की थी, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को लेकर के, वो बात की थी इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में 2 मई 1867 को। ये एक उनका क्या था, आपका क्या कहना चाहिए, लेख था। ठीक है, तो इसके माध्यम से पहली बार धन निकासी जैसी चीजें भारत के सामने आई। दादाभाई नौरोजी ने इस बात को रखा, लेकिन याद रखना किस पुस्तक में पहली बार प्रकाशित किया था? तो उस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो मैं लिख दे रहा हूं, दादाभाई नौरोजी ने, आप लिखेंगे कैसे? मैं को लिखवा दे रहा हूं, एक लाइन लिखिएगा जरा। 2 मई 1867 को, 2 मई 1867 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक लंदन में आयोजित की गई थी, जहां पहली बार दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया नामक लेख के माध्यम से, लेख का मतलब हो गया आपका आर्टिकल, लेख के माध्यम से पहली बार धन निकासी अथवा बहिर्गमन पर चर्चा की। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। इसी में आगे कंटिन्यू करना नेक्स्ट पॉइंट से बना करके आप। लेकिन चाहो तो यार उसमें लिख देना, लेकिन धन निकासी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रकाशन, तो मैं पुस्तक का नाम बता रहा हूं, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन धन निकासी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रकाशन द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया गया। तो किसी पुस्तक में पहली बार जो पब्लिश हुआ था ये थ्योरी, तो पुस्तक का नाम ये था। ठीक है, और हालांकि पहली बार चर्चा किसमें की गई थी? तो इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, लेकिन वो कोई पुस्तक का नाम नहीं था, वो एकमात्र उनका लेख था, एकमात्र आर्टिकल था। ठीक है, तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट दादाभाई नौरोजी के विषय में बात करूं तो इनकी 2 पुस्तकें और हैं, आप इन पुस्तकों को भी याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है,
एक पुस्तक का नाम था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये डब्लू है। एक पुस्तक और थी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दादाभाई नौरोजी की कुल मिलाकर के 3 पुस्तकें मैंने आपको बताई, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, साथ में 2 पुस्तक और थी, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो ये 2 पुस्तकें इनकी और थी, कुल मिलाकर 3 पुस्तकें और एक लेख हो गया। आप इनको बेसिक रूप से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, आगे बात करते हैं। दादाभाई नौरोजी के प्रयासों से ही क्या हुआ था, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस समय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा धन निकासी सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार करा कि हाँ, ये बात ठीक है कि भारत से धन का एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, इंग्लैंड के लिए सप्लाई हो रहा है और जिसका कुछ भी बेनिफिट भारतीयों को नहीं मिलता। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी थे, उनके द्वारा, है ना, उनके अध्यक्षता में धन निकासी सिद्धांत को कांग्रेस ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और ये वही अधिवेशन था जहां पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में वंदे मातरम को भी गाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इस चाहे तो आप नेक्स्ट नोट बना के लिख दो या कंटिन्यू कर दो आगे डैश बना करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे 1896, 1896 की बात थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी या धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति मिली और यह अधिवेशन रहीमतुल्ला, इस नाम को विशेष रूप से याद रखना आप, रहीमतुल्ला, और यह अधिवेशन रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो ये नाम विशेष रूप से याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या फिर ये पूछ लेता है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो रहीमतुल्ला सयानी। मैंने एक बात कही कि धन निकासी सिद्धांत को स्वीकृत तो किया गया था, साथ ही साथ यहाँ पर पहली बार, है ना, धन निकासी के साथ साथ में पहली बार, प्लस लगा कर चाहो तो लिख सकते हो, एरो बना करके ब्रैकेट में लिख देना, जैसे मन करे वैसे, वंदे मातरम, वंदे मातरम को भी पहली बार यहीं पर गाया गया था कांग्रेस की इसी अधिवेशन में। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको विशेष रूप से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। दादाभाई नौरोजी को लेकर हमने डिस्कस करा कि दादाभाई नौरोजी ने फिर बहुत सारे डाटा दिया था, कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया और फाइनली कांग्रेस ने माना कि हाँ, वास्तव में एक बड़ा धन जो है भारत का, ब्रिटेन बिना किसी प्रतिफल, बिना किसी जिम्मेदारी के इंग्लैंड को जा रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। दादाभाई नौरोजी के पश्चात इस पर जो अध्ययन करा, वो अध्ययन करा था आर.सी. दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त। इनके पश्चात जो अध्ययन करा था वो किसने करा था, आर.सी. दत्त ने। और आर.सी. दत्त की एक पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक इनकी 1901 में आई थी और इस पुस्तक में इन्होंने क्या करा, अपना जो धन निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रमेश चंद्र दत्त या आर.सी. दत्त ने, इन्होंने क्या करा, उसका अध्ययन करा धन निकासी सिद्धांत को लेकर के, और अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात को स्वीकार करा कि हाँ, ये बात ठीक है और ये सिद्धांत भी ठीक है कि कहीं ना कहीं भारत से एक बड़ा रुपया क्या होता है, एक बड़ी मात्रा में रुपया भारत का कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है, जिसका बिना कोई बेनिफिट भारत को नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात को स्वीकार करा। इन्होंने क्या करा,
इस पुस्तक को याद रखना, ये पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने 2 स्टेटमेंट जारी करे। इनका पहला स्टेटमेंट ये था, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर एरो बना करके। इन्होंने ये कहा था कि जो धन निकासी का सिद्धांत है वो नादिर शाह के आक्रमण से भी क्या था, अधिक खतरनाक था। मेरी बात समझ के, ड्रेनो वैली जो थ्योरी थी वो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, उससे भी अधिक क्या था, खतरनाक था। और साथ में इन्होंने धन निकासी को बहते हुए घाव कहा था। बहते हुए घाव, शरीर पर घाव नहीं होते, वही इन्होंने क्या कहा था, बहते हुए घाव करार दिया। पहली बात बहते हुए घाव करार दिया। और दूसरा ने क्या कहा था कि धन निकासी सिद्धांत जो है वो नादिर शाह, कब हुआ था इसका आक्रमण, 1730, नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक खतरनाक था। ठीक है, तो ये किसने बात की थी, आरसी दत्त ने बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करें जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे, शॉर्ट में बोल देते हैं एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे ने भी क्या करा था, धन निकासी पर अध्ययन करा था। इन्होंने खूब स्टडी की इस चीज पर और फाइनली इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा। इन्होंने कहा था कि भारत की राष्ट्रीय आय का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय आय का 1/3 किसी ना किसी रूप में इंग्लैंड जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में सिद्ध करते हुए यह बात कही थी कि भारतीय राष्ट्रीय आय का 1/3 किसी न किसी रूप में कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता ही जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इनके बाद आप चाहो तो इसको नोट कर लेना यहाँ पर। इसके बाद बात करी थी हमने गोखले की, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में बता दूं छोटी सी बात। गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। जबकि गोखले किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, बात समझ गए मेरी बात। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। और गोखले स्वयं किसके गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गोखले ने क्या करा था, गोपाल कृष्ण गोखले, बात थी 1901 की। इन्होंने क्या करा था, जो आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटेन। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में धन निकासी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछे कि किसने ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में धन निकासी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो वो व्यक्ति कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी पूछा जाएगा और बनता भी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संबंधित व्यक्ति की। तो एक प्रश्न आपसे ये पूछेगा, निम्नलिखित में से किसने धन निकासी सिद्धांत पर अध्ययन किया था, तो उसमें 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण, दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त और महादेव गोविंद रानाडे। आप इन 3 व्यक्तियों को विशेष रूप से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, नोट बना के चाहो तो आप लिख लेना। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आखिरकार कैसे होता था। एक नोट बना के यहाँ पर लिखना, काम की चीज है आपके, मैं जो बताने चाह रहा हूँ। देखो, धन निकासी का विरोध किया, मतलब किस किसने धन निकासी सिद्धांत का विरोध किया था। तो सबसे पहले अमृत बाजार पत्रिका, एक अमृत बाजार पत्रिका थी, इसने विरोध करा था। दूसरा आपका मराठा, ये तिलक का था, मराठा समाचार पत्र था तिलक का, इसने विरोध करा था। ये पत्रिका हो गई, ये पत्र हो गया। एक व्यक्ति और थे, कार्ल मार्क्स। आप सब परिचित हैं कार्ल मार्क्स से, इनकी मार्क्सवाद बहुत बड़ी विचारधारा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इसको, जो धन निकासी सिद्धांत था, इसको एक प्रॉपर शब्द दिया था, उसका नाम था ब्लीडिंग प्रोसेस। ब्लीडिंग प्रोसेस अर्थात ब्लीडिंग प्रोसेस। आपसे पूछेगा किसने धन निकासी को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका का एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अमृत बाजार पत्रिका ये लिखती, जिस दिन ये छपा था उसके पेपर में, तो ये लिखा था हुआ था कि मतलब अंग्रेज जिस शल्य क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आने वाले समय में उनका रोगी की स्थिति और भी अधिक क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी।
समझ में नहीं आया दोबारा बता रहा हूँ। शल्य क्रिया का मतलब ऑपरेशन, जो डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन करते हैं, शल्य क्रिया ऑपरेशन को हिंदी में शल्य क्रिया बोलते हैं। तो इसने कहा था अमृत बाजार पत्रिका ने, मैं एकदम सादा शब्दों में बता रहा हूँ, आप उसको समझ के लिख लेना, ठीक है। इसने ये कहा था कि अंग्रेज अपने जिस रोगी का इलाज कर रहे हैं, किसका इलाज करते हैं, भारतीयों पर शासन कर रहे हैं तो भारतीयों का इलाज कर रहे हैं, तो अंग्रेज अपने रोगी का जो इलाज कर रहे हैं और इस इलाज के दौरान वो जिस शल्य क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, ऑपरेशन का प्रयोग कर रहे हैं, इस शल्य क्रिया के पश्चात उन्हें नहीं पता कि उनके रोगी की स्थिति क्या हो जाएगी और भी खतरनाक हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये कहा था। मराठा समाचार पत्र ने विरोध करा था और कार्ल मार्क्स ने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस नाम दिया था। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या कहा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी तक जो हमने चीजें समझी वो ये समझ में आया कि आखिर धन निकासी क्या था, धन निकासी से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे, हमने इन चीजों को समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, वो आएगा हमारा धन निकासी कैसे, ठीक है। तो विशेष रूप से आपके मेंस में लिखवा लेता है या फिर आपके इंटरव्यू वगैरह में किसी परीक्षा में पूछ लेता है आपसे। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है या नॉर्मली आप जानते हो, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कैसे धन निकासी होती थी। धन निकासी कैसे, ठीक है। अर्थ कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से तरीके थे, कौन कौन से वे थे, कौन कौन से फॉर्म थे जिसके द्वारा भारत से धन निकासी होती थी। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखता चल रहा हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ, पहले एक लिस्ट बना दे रहा हूँ मैं आपको, इनको फिर समझा दूंगा। आप चाहें तो इनको पहले समझ लीजिएगा, बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं एक एक आपको पॉइंट लिखता चल रहा हूँ, समझाने के पर्पज से मैं उनको डीपली समझाऊंगा। तो पहला जो तरीका था वो था कंपनी भागीदारों को लाभांश, ठीक है। दूसरा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान, तीसरा, ठीक है, ये समझना आप, सैनिक व्यय, नेक्स्ट असैनिक व्यय, नेक्स्ट विदेशी बैंक, नेक्स्ट आपका जीवन बीमा, नेक्स्ट गृह व्यय, गृह व्यय, ठीक है। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उनको यहाँ पर ले ले रहा हूँ, इन सबको मैं समझाऊंगा। अगर आप इनको कंटिन्यू लिखते चल रहे हो तो हर किसी के दो दो लाइन छोड़ते चलना, जिससे आपको ये याद रहेंगे क्या था, ठीक है। गृह क्या हो, गृह व्यय हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, विदेशी निवेश पर लाभांश की गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करें तो विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज भुगतान, नेक्स्ट विदेशों में भारतीय सरकार की गारंटी पर उधार लिया जाना। और मैं इसके विषय में आपको बताऊं, इंग्लैंड में वस्तुओं का एकत्रीकरण, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, एक मिनट, थोड़ा पानी है ना। तो ये सब हो गया आपका क्या, कि ये सब वो चीज़ें हैं जिनके द्वारा क्या होता था, धन निकासी होती थी, है ना। तो अब मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके इन चीज़ों को आखिर कैसे, क्योंकि ये यहाँ पर समझने वाली बात है,
ठीक है, आखिर कैसे? तो देखो, ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे क्या थे, पार्टनर थे। तो ठीक है भाई, आपने कंपनी में पैसा लगाया तो आपको जो प्रॉफिट होगा उसका आपको एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये लाभांश इतना अधिक होता था, ये प्रॉफिट जो बढ़ता था वो इतना अधिक होता था कि एक बड़ा हिस्सा, जैसे उदाहरण देकर समझो, मैंने कहा था ना 60 रुपए थे, तो 60 रुपए में से एक बड़ा हिस्सा जो था इस नाम पर दे दिया जाता था कि इस 60 रुपए में हमने इतने रुपए किसको दे दिए, कंपनी के पार्टनर को लाभांश के रूप में दिए, प्रॉफिट के रूप में दिए। तो वो अपना 60 रुपए का हिसाब दिखा देते इन सब खर्चों में, ठीक है, तो वो 60 रुपए बराबर हो जाते थे, लेकिन इसके बदले बाहर तो कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, लाभांश हो रहा है, कंपनी के पार्टनर भी उनको लाभांश है, तो आप कुछ हिस्सा उनको जो भी है, ब्रिटिश कंपनी को लाभ हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन सरकार को थोड़ी ना पैसा आप उनको दोगे। ठीक है, दूसरा, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान। गवर्नमेंट जानबूझ करके जबरदस्ती भारत सरकार के नाम पर क्या लेती थी, इंग्लैंड से ऋण लेती थी, है ना, व्यापारियों से या बिजनेसमैन पूंजीपतियों से ऋण लेती थी, और उस पर बड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची दर पर उस ऋण को लिया जाता था, जिससे अधिक मात्रा में पैसा क्या हो सके, भारत से ब्रिटेन को जा सके। सैनिक व्यय, जबरदस्ती का सैनिक व्यय था, मतलब सेना पर खर्च होने वाला पैसा, जिस सेना की हमें आवश्यकता ही नहीं थी। भारत में आप शासन कर रहे हो, राजा महाराजा अपना शासन कर रहे हैं, तो आप जबरदस्ती सेना क्यों रख रहे हो? ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत आपको सैनिकों की आवश्यकता है, वो रखिएगा, ठीक है, पुलिस वगैरह की भूमिका काफी है, लेकिन सेना की आवश्यकता नहीं है। आप भारत में सेना मतलब सैनिक कार्य करो जबरदस्ती के, आप राजाओं को हरा रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, तो उसका खर्चा कौन भुगतता था? सारा भारत सरकार नाम पर आता था, तो वो खर्चा बेकार फालतू का था। असैनिक व्यय मतलब सिविलियन जितने भी खर्चे होते थे आपके, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च होते, वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। विदेशी बैंक और जीवन बीमा, इन दोनों को समझ लेना। एक और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, विदेशी बैंक जीवन बीमा के साथ में प्लस का निशान लगा के, नौवहन कंपनियां, शिपिंग, नौवहन मतलब शिपिंग, तो विदेशी बैंक, जीवन बीमा और जो नौवहन शिपिंग कंपनियां थी, ये सब भारत में आई, इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, बिजनेस बढ़ा करके अच्छा खासा पैसा कमाया, तो इनके पैसे कमाने का प्रॉफिट भारतीय जनता को कुछ नहीं मिला। ठीक है, विदेशी बैंक आ रही, जीवन बीमा में इन्होंने खाते खुलवा दिए, नौवहन कंपनियां आ रही हैं, तो ये भारत में आकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस से इनको जो प्रॉफिट हो रहा था वो उनका 1 रुपया भी भारत सरकार को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देती थी। कहने का मतलब ये हो गया कि एक बड़ा मोटा पैसा कमाया है ना, वो पैसा सारा का सारा कमा के कहाँ ले जाते थे, भारत से ब्रिटेन, और उस कमाए हुए पैसे के बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये भी एक तरीका था। गृह व्यय, गृह व्यय का मतलब यहाँ पर क्या है, भारत राज्य सचिव, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद एक एक्ट आया था 1858 का, तो 1858 में एक घोषणा की गई थी, महारानी एलिजाबेथ घोषणा हुई थी, उसमें यह करा गया था कि भारत में जो एक मतलब भारत पर क्या कहते हैं, आपका ब्रिटिश कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया, और सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन यानी कि सम्राट के अधीन क्या हो गई थी, आ गई थी, और ब्रिटिश सम्राट का जो नेतृत्व करता था भारत में शासन करने के लिए, उसी का नाम था भारत राज्य सचिव। तो भारत राज्य सचिव कहाँ रहता था, इंग्लैंड में रहता था, वो वहां बैठता था, और उसकी 15 सदस्यीय परिषद थी, तो उसका जो खर्चा पानी होता था वो सारा का सारा कहाँ से चलता था, भारत से, भारत सरकार के खर्चे पर वो सब लिखा जाता था, उसी को हमने कहा है गृह व्यय। मेरी बात समझ गए आप? नेक्स्ट, विदेशी निवेश पर लाभांश की गारंटी। विशेष रूप से यहां से एक प्रश्न आया, रेलवे, मतलब रेलवे में कितने परसेंट लाभांश की गारंटी थी, 5%। अंग्रेज कहते थे कि आप रेलवे में पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपको 5% हर कीमत पर लाभांश देंगे ही देंगे। तो मतलब क्या था, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, उन्हें यह पहले ही सुनिश्चित कर दिया जाता था कि आप भारत में निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो, और आपको हम लाभांश की गारंटी देते हैं। अच्छा, वो इन्वेस्ट जो हो रहा है वो केवल भारतीयों के लिए नहीं हो रहा, अंग्रेज अपने उद्देश्य से ब्रिटिश जो कंपनी थे उनसे इन्वेस्टमेंट कराते थे। जैसे रेलवे में, तो रेलवे का उस समय उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीयों को सुख सुविधाएं प्रदान करनी है, उनका उद्देश्य ये था कि बड़े बड़े मतलब जो आपके कहते हैं कारखाने हैं या माइंस वगैरह हैं, उन सबको बंदरगाहों से जोड़ देना, तो उस समय ये उनका उद्देश्य था, तो इस लाभांश की गारंटी दी जाती थी। नेक्स्ट था विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज भुगतान। विदेशी कंपनियां भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती थी कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में, तो उस पर भी हम ब्याज देते थे। ये है नहीं कलाकारी अंग्रेजों की, बताओ। विदेशों में भारतीय सरकार की क्या था, विदेशों में भारतीय सरकार की गारंटी पर उधार। जैसा मान लो मैं आपको उधार देकर समझाऊं, इंग्लैंड में
ब्रिटिश कंपनी का वहाँ भी शासन था या अंग्रेजों का वहाँ भी शासन था, तो उनको अगर रुपए की जरूरत है, अंग्रेजों को खर्चे के लिए रुपए कहाँ चाहिए, इंग्लैंड सॉरी अमेरिका में, तो अमेरिका में उनको पैसे की जरूरत है, तो उसकी गारंटी कहाँ से लेते थे, भारत सरकार के नाम पर, कि भारत सरकार अगर इंग्लैंड में अंग्रेज उसका भुगतान नहीं कर पाया अमेरिका में, तो उस भुगतान को कौन करेगा, भारत सरकार करेगी। तो बताओ, आप दूसरे देश में उधार ले रहे हो, दूसरे लोगों के लिए ले रहे हो, है ना, जिससे भारत का कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो ऋण नहीं चुका पाएगा तो भुगतान कौन करेगा, भारत सरकार। भारत सरकार गारंटी पर लिया था, और अक्सर ऐसा होता था, बड़ी बड़ी मात्रा में ऋण भारत सरकार नाम पर लिए जाते थे पूंजीपतियों वगैरह से, और वो नहीं चुका पाती थी कंपनी, तो भारत सरकार उसका भुगतान करती थी बिना मतलब की, है ना। नेक्स्ट था आपका इंग्लैंड में वस्तुओं का एकत्रीकरण। इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड में विशेष रूप से 2-3 प्रकार की वस्तुओं का एकत्रीकरण किया जाता था, मतलब कलेक्शन किया जाता था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे नौवहन से संबंधित, शिपिंग से संबंधित बहुत सारे टूल्स वगैरह, थिंग्स वगैरह, वस्तु वगैरह उनको खरीदा जाता था। ठीक है, सैनिक से संबंधित मतलब राइफल्स वगैरह या गोला बारूद वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से खरीदी जाती थी, इंग्लैंड से खरीदी जाती थी, और इनको खरीद कर रिजर्व कर देते थे, उनको सुरक्षित रख देते थे कि भविष्य में काम करेंगे। तो इस नाम पर एक बड़ा पैसा भारत से कहाँ जाता था, इंग्लैंड जाता था। तो ये सब वो तौर तरीके थे जिनके द्वारा भारत से एक बड़े पैसा जो था किसी न किसी रूप में, इन सब रूपों में इंग्लैंड पहुंचता था, और जो रिटर्न तो होता था लेकिन किस रूप में होता था, ऋण के और निवेश के रूप में, जिसे दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, ऋण को चक्र कहा था। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। आगे हम अब बात करेंगे किसकी, कैसे, तो हमारा ये हो गया कि धन निकासी कैसे होती थी, लेकिन अब बात करेंगे धन निकासी के प्रभाव। तो देखो, प्रभाव तो, अब इतना सारा पैसा अगर किसी देश की कमाई का पैसा दूसरे देश में जाएगा तो सीधी सी बात है उस देश पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेंगे। यानी कि जितने भी निगेटिव चीजें हुई थी भारत में, है ना, जितना भी अंग्रेजों के शासन से चीजें नेगेटिव हो रही थी, नेगेटिव का मतलब जो भी ऋणात्मक क्रियाएं भारत में हो रही थी, वो कहीं ना कहीं सारी प्रभावित थी किससे, धन निकासी से। मैं आपको कुछ शॉर्ट में यह चीजें समझा दे रहा हूँ जिससे आपकी थोड़ा समझ विकसित हो जाएगी क्या था। तो बात करेंगे प्रभाव की। तो पहले मैं थोड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी के 2 स्टेटमेंट है, आप उनको याद रखना, और एक स्टेटमेंट यहां पर आपको दूंगा एमजी रानाडे का भी, एमजी रानाडे का भी स्टेटमेंट रहेगा यहां पर एक। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, मैं 2 स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप उनको लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, आप लिखना चाहते हैं तो। पहला इन्होंने ये कहा था कि भारत के दुखों का, दुख मतलब समझते हो ना, भारत के दुखों का मूल कारण, भारत के दुखों का मूल कारण धन निकासी है या धन बहिर्गमन है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि भारत के दुखों का मूल कारण धन निकासी है। दूसरा इन्होंने कहा था कि धन निकासी अनिष्टों का अनिष्ट है, अनिष्टों का अनिष्ट, जैसे इंग्लिश में कहें तो evils of all evils, अनिष्टों का अनिष्ट है। दादा भाई नौरोजी ने 2 स्टेटमेंट दिए थे कि भारतीय दुखों का मूल कारण धन निकासी है। दूसरा कहा था कि धन निकासी अनिष्टों का अनिष्ट है। तीसरा एमजी रानाडे की जो मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा था, इन्होंने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आय का 1/3 किसी न किसी रूप में इंग्लैंड को भेज दिया जाता है। बस ये स्टेटमेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें प्रभाव की। ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी के दोनों ही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, आप इनको विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, इसी में प्रभाव में लिख सकते हो आप इनको। अगर हम मेंस लिखेंगे तो मेंस लिखते समय बड़ा ही प्रभावित करते हैं ये स्टेटमेंट, हमें याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप 2-3 पॉइंट जो बनाना चाहो आप पॉइंट्स बना सकते हो। मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला था कि मतलब प्रभाव क्या था, भारत में पूंजी संचय की कमी। पूंजी संचय क्या है मैं बताऊंगा अभी आपका, कैपिटल कलेक्शन या कैपिटल कलेक्टेड, है ना, अभी ये बताता हूँ। नेक्स्ट दूसरा देखना क्या था, भारत में औद्योगिक विकास की धीमी गति
अच्छा, इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में औद्योगिक विकास की तेज गति या तीव्र गति। भारत का पैसा है, बिना कमाए इंग्लैंड जा रहा है, तो सीधी सी बात, अगर वहां की अर्थव्यवस्था में बिना कमाए कोई एक, आप ही लोग मान लो जैसे आप महीने का 50,000 कमाते हो और आपको बिना कमाए 20-30,000 रुपये पर मंथ ऐसे ही मिल जाए, तो सीधी सी बात है आपकी इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, आप बेहतर कर पाओगे। तो वही हाल इंग्लैंड का था। इंग्लैंड को बिना कमाए पैसा मिल रहा था, वहां पर औद्योगिक विकास क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था। और भारत से वो पैसा जा रहा था, भारत का औद्योगिक विकास की गति क्या थी? धीमी थी। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा, रोजगार की कमी। बिल्कुल, है ना, आप समझ रहे हो, एक बड़ा पैसा इंग्लैंड जा रहा है, अगर वो पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में लगता तो रोजगार का सृजन होता। तो रोजगार में क्या आ गई? कमी आ गई। आय में कमी, जो आय में कमी हो गई, क्योंकि आय की अधिकता कब होती? जब भारत में वो पैसा लगता, जो इंग्लैंड जा रहा था वो पैसा भारत में लगता, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता? भारतीयों को मिलता। तो यहाँ पर क्या हो गई? आय में भारतीयों की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, और इसको मैं कहना चाहूँ तो एक 6 नंबर आप समझ सकते हो। उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने, ऋण कुचक्र। क्या प्रभाव दिया? ऋण कुचक्र। इसका एक प्रभाव और था कि भारत में ऋण कुचक्र चलने लगा, अर्थात भारत से जो पैसा धन निकासी के रूप में जाता था, ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाता था, वही पैसा ऋण यानी कि डेप्ट के और इन्वेस्टमेंट निवेश के रूप में भारत वापस आया था। तो भारतीय लोग उस पर, भारत सरकार पुनः उस पर ब्याज भुगतान करती थी, भारतीय पैसे पर ही ब्याज भुगतान करती थी। तो वही कहलाया आपका ऋण कुचक्र। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्या थे? प्रभाव थे। और इनके साथ साथ में आप वो स्टेटमेंट भी आप ऐड कर देंगे तो आपका लेखन कला में भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी का एक थ्योरी थी हमारे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उसको हमने जाना और समझा। नेक्स्ट 2 वीडियो और रहेंगी ब्रिटिश आर्थिक प्रभावों को लेकर के, फिर उसके बाद हम बात करेंगे 1857 की, और फिर बात करेंगे किसकी? बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। या फिर ऐसे करेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय पहले कर लेंगे, 1857 क्रांति बाद में कर देंगे, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल वायसराय का। ठीक है, तो अब चीजें रेगुलर रहेंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।